अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 4 कवर किया था। और लेक्चर नंबर 4 जब हमारा एंड हुआ था तो हमने देख रहे थे कि रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम क्या चीज़ है। मतलब रन टाइम सिस्टम का रोल क्या है जब हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं या फिर जब हम कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। उसमें कुछ बच्चों के इश्यूज थे, कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लास्ट स्लाइड के अंदर हैं, उनके बारे में आप काइंडली थोड़ी सी डिटेल बता दें। तो आज के लेक्चर में हम उस थोड़े से हिस्से को, रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उन चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन कर देते हैं और इसके अलावा हम बाकी का मटेरियल स्टडी करते हैं। तो चलिए आइए इनको स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम। मतलब रन टाइम सिस्टम का रोल क्या है जब हम कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या कंपाइलर को बना रहे होते हैं, या फिर जब हमने कोई कंपाइलर बना लिया होता है, उसके अंदर हमारे सिस्टम है या हमारे सिस्टम के अंदर या जो हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जब हम किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है एट द स्पॉट रन टाइम के ऊपर, वहां पर हमारा कंपाइलर किस तरीके के साथ बिहेव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या आप लोगों ने कुछ सोर्स कोड सी प्लस प्लस का डेफ सी प्लस प्लस के ऊपर राइट किया? जैसे ही आपने उसको राइट कर लिया, आपने रन का या फिर यू कैन से दैट आपने कंपाइल का बटन प्रेस किया, F9 कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया, या फिर आपने कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो वहां पर या उस सिचुएशन में या उस वक्त हमारा सिस्टम या हमारा कंपाइलर उस कोड को किस तरीके के साथ रन करेगा या किस तरीके के साथ बिहेव करवाएगा, दिस इज कॉल्ड रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम। अब उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो है मेमोरी मैनेजमेंट का पॉइंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है हमारे पूरे पूरे सिस्टम के अंदर डेटा किस तरीके के साथ मैनेज हो रहा है इन द मेमोरी। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक छोटी सी सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जब अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम को ऑन करने के साथ ही आपको कुछ आइकन्स शो हो रहे होते हैं डेस्कटॉप पर। तो उसमें से आप किसी एक आइकन को क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दिस पीसी के आइकन को क्लिक किया, तो आप लोगों के सामने तीन तरह की ड्राइव्स आ जाती हैं, या दो तरह की ड्राइव्स आ जाती हैं, या फिर एक तरह की ड्राइव आ जाती है जिसको आप सी डी और ई का नाम देते हैं। अब वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कोई मूवी वहां पर रखनी है या कोई पिक्चर रखनी है, तो आप लोग पहले ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, उस ड्राइव के अंदर जाते हैं, देन वहां पर आप कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर तो ऑलरेडी फोल्डर्स हैं तो आप उनमें से किसी एक फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, या फिर अगर कोई फोल्डर नहीं है तो आप वहां पर ही उसको पेस्ट कर देते हैं। मतलब क्या? सबसे पहले आपने प्लेस को सिलेक्ट किया कि कहाँ पर आपने डाटा रखना है। अब आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दें, जब दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो डाटा उधर ही पड़ा होगा। तो बेसिकली आपने एक मेमोरी को मैनेज किया हुआ है कि मैंने ये डाटा इस जगह पर रखना है और वो डाटा उधर ही रहेगा। इसकी एक और एग्जांपल है, मैं कहता हूँ 3 ड्राइव। आपकी टोटल जो स्पेस है वो 1 टेराबाइट 1 TB के इक्वल है। आपने तीनों ड्राइव को डिवाइड कर दिया हुआ है 1 TB के ऊपर। इसका मतलब है हर एक के पास है 399 GB। तो आप किसी एक ड्राइव के अंदर डाटा कम रखें या ज्यादा रखें, कोई भी ड्राइव का साइज कम या ज्यादा नहीं होगा, वो 399 ही GB ही रहेगा। इसका मतलब है हमने पूरी की पूरी मेमोरी को 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया हो। दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। इसी तरह अगर आप जब कंपाइलर को रन करते हैं या जब कंपाइलर के अंदर डाटा को सेव करते हैं या फिर जब आप कोई भी सोर्स कोड राइट करते हैं, तो वो सोर्स कोड कौन से रजिस्टर में सेव होगा, ये कौन डिसाइड करता है? बेसिकली आप लोगों का कंपाइलर और आप लोगों का सिस्टम डिसाइड करता है। इसी तरह जैसे जैसे आप लोग प्रोग्राम राइट करते जाते हैं, अब वो प्रोग्राम कहाँ पर सेव होगा, उसकी सोर्स फाइल कहाँ होगी, उसकी डॉट सीपीपी फाइल कहाँ होगी, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल कहाँ पर होगी, उसकी डॉट एक्जी फाइल कहाँ पर होगी,
वो किस लोकेशन पर स्टोर होगी, उसके लिए उसको कौन सा रजिस्टर एलोकेट किया जाएगा। उसके लिए अगर आपने कोई एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, वो उस इंटीजर को स्टोर होने के लिए 2 बिट या 4 बिट चाहिए, तो 4 बिट कहाँ से लेगा, वो 2 बिट कहाँ से लेगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने फ्लोट का वेरिएबल ले लिया, तो वो फ्लोट के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, 4 बिट चाहिए, 2 बिट चाहिए, 8 बिट चाहिए, कितनी चाहिए, और वो मेमोरी वो कहाँ से लेगा और कौन से रजिस्टर से गेट करेगा। ये सारा सारा सिस्टम, इसको मैनेजमेंट कहा जाता है, मेमोरी की मैनेजमेंट। मतलब हमने एक प्रोग्राम राइट किया, उसके अंदर हमने कौन सा डाटा किस जगह पर कब सेव करना है, और वो कहाँ पर सेव होगा, कौन सा रजिस्टर उसको एलोकेट किया जाएगा, कौन सा रजिस्टर उसको सेव रखेगा। अगर काउंटर है तो क्या उसको काउंट करेगा, अगर हमारे पास जर्नल पर्पस रजिस्टर है तो कौन सा है, ए एच है, बी एच है, सी एच है। हम रजिस्टर की फर्दर डिवीजन आगे पढ़ते हैं, और ऑलरेडी आप लोग कोल में पढ़ भी चुके हैं। तो उसके अंदर आपने ए एच के रखना, ए एच के अंदर रखना है, ए एल के अंदर रखना है, ए एक्स के अंदर रखना है, ई ए एक्स के अंदर रखना है, कहाँ पर रखना है, वो सारी सारी, दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पॉइंट, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। एलोकेशन, जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी इस वर्ड से बताया कि हाँ, एलोकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कोई भी चीज एलोकेट कर देना। इसी तरह मैं यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ हमने कोई डाटा सेव करना है, अगर मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इंटीजर के वेरिएबल को हमने कौन सा रजिस्टर एलोकेट करवाना है या कौन सा रजिस्टर डी एलोकेट करवाना है। फॉर एग्जांपल, आप लोग डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, क्लास लेते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोगों ने कौन सा डाटा सेव किया है, उसके अंदर डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, उन डाटा मेंबर्स को हमने कौन कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, या उन डाटा मेंबर्स को हमने कहाँ पर सेव करना है। जब वो डाटा मेंबर्स या फिर वो मेंबर फंक्शन या फिर अगर हम उससे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमने कौन सी मेमोरी को डी एलोकेट करना है, हमने कौन सी मेमोरी को या कौन से डाटा को डिलीट करना है। तो ये सारा सारा कौन डिसाइड कर रहा होता है, हमारा कंपाइलर और सिस्टम। उसके बाद कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन मैंने पहले भी बताया था, गार्बेज का क्या मतलब होता है कि अननेसेसरी डाटा। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अब आपने उसके अंदर कोई भी डाटा सेव नहीं किया, अब वो वेरिएबल कोई ना कोई मेमोरी तो गेट कर लेगा। जब मेमोरी गेट की जाती है तो मेमोरी तब तक एलोकेट नहीं होती जब तक कि हमने उस मेमोरी पर कोई ना कोई डाटा राइट ना कर दिया हो। ऐसा ही होता है ना, कि जब तक हमने किसी भी मेमोरी को कोई भी डाटा एलोकेट नहीं किया, वो मेमोरी फिल नहीं होगी। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर हम कोई डाटा नहीं रखते। तो जब हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा नहीं रखेंगे, तो वो एक बेसिकली गार्बेज वैल्यू रख लेता है। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर, या अगर हमने कोई वेरिएबल्स लिए हैं, या कोई भी अगर हमने डाटा टाइप सेव किया है, अगर हमने कोई वेरिएबल्स ले लिए, उनके अंदर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, क्या वो गार्बेज है या एक्चुअल डाटा है। अगर तो गार्बेज है तो हमने क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। रन टाइम चेकिंग। रन टाइम चेकिंग का मतलब क्या होता है कि हम रन टाइम के ऊपर सिस्टम को, या सिस्टम के अंदर जितना भी सोर्स कोड है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक डाटा टाइप लेते हैं, आप लोग जैसे ही प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया, हमारा सिस्टम, हमारा कंपाइलर उसको चेक कर लेता है कि क्या ये वही डाटा टाइप है जिसकी डिमांड की गई है, क्या इसी डाटा टाइप के अंदर यही डाटा स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रन टाइम चेकिंग। वो रन टाइम के ऊपर सिस्टम को रन करेगा, एट द सेम टाइम करंट सिस्टम के ऊपर या करंट टाइम के ऊपर सिस्टम को रन करेगा, और देन टाइप को चेक करेगा कि अगर हमने इंटीजर डाटा स्टोर किया है, तो क्या इसके अंदर इंटीजर टाइप है, या इंटीजर टाइप के अंदर इंटीजर डाटा ही पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ। उसके बाद एरर एंड एक्सेप्शन प्रोसेस। एरर का क्या मतलब होता है कि जब हमने एरर को चेक किया, या जब हमने सिस्टम को रन किया, क्या उसके अंदर कोई एरर आ रहा है। अगर तो एरर आ रहा है, तो कैसे उस एरर को प्रोसेस किया जाएगा, कैसे उस एरर को रिमूव किया जाएगा, या कौन सा हमने प्रोसेस करके उस एरर को गेट किया, एरर को फाइंड किया। दिस इज कॉल्ड एरर प्रोसेसिंग। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स दैट एक्सेप्शनल केसेस। मोस्टली हम प्रोग्राम राइट करते हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप लोगों ने विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वीपी पढ़ी है, अगर आप लोगों ने वेब इंजीनियरिंग पढ़ी है, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ी है, तो वहां पर आप लोगों को एक्सेप्शन का बताया गया होगा।
एक्सेप्शन क्या होती है? बेसिकली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कभी ना कभी आउटपुट ऐसी आती है जो कि एक्सेप्शनल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर के अंदर मैंने एक डिवाइड का फंक्शन बनाया। मैंने लिख दिया कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। मैंने कहा कि ए वेरिएबल ए को वेरिएबल बी पर डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सी। जब हमने डाटा ए को डाटा बी पर डिवाइड किया, हमारे पास रिजल्ट आया सी। लेकिन मोस्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास, सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास ए है 10 और बी है 20। हमने 10 को 20 पर डिवाइड किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.2। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास जब भी हम डाटा को डिवाइड करें हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -10 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू -0.2। इसी तरह हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसा डाटा ले लेते हैं जो कि कम्प्लीटली डिवाइड ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंट ए इक्वल टू 0, इंट बी इक्वल टू 20। अब यू कैन से दैट a डिवाइडेड बाई इक्वल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 20। इज इट पॉसिबल कि हम 0 को किसी चीज पर डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो यूजर तो ऐसा कर सकता है। इज इट पॉसिबल कि यूजर ऐसा कर सकता है? तो दिस इज द एक्सेप्शनल केसेस। इसको क्या कहा जाता है? अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसको कहा जाता है एक्सेप्शन। तो वो कह रहे हैं अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गया या प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसको किस तरीके के साथ प्रोसेस करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोसेस। या उसको फाइंड करना है या उसको रिमूव करना है। उसके बाद इंटरफेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम RIO। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई इंटरफेस है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर किस तरीके के साथ डिस्प्ले करना है। अगर हमारे पास इंटरफेस है विंडो का तो हमने विंडोज पर किस तरीके के साथ कमांड शो करनी है। अगर हमने कोई भी इनपुट देनी है सिस्टम को इनपुट देनी है, वो कीबोर्ड से या माउस से या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से या फिर कोई भी किसी भी इनपुट डिवाइस से हम उसको किस तरह कमांड देंगे, और वो हमें सिस्टम हमारा उस कमांड को हमारी स्क्रीन के ऊपर किस तरीके के साथ डिस्प्ले करेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हमने अब इंटरफेस से डाटा को गेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करे। उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर द पैरेललिज्म। इस चीज को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद पैरेलल थ्रेड्स मीन हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स आ रहे होते हैं, जो मल्टीपल थ्रेड्स आ रहे होते हैं और वो कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस मीन्स दैट वन बाय वन वो थ्रेड्स हमारे पास आ रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल थ्रेड्स। एंड देन कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, ऑलरेडी आपको इस चीज का पता है। कम्युनिकेशन होती है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस हों, उनके बिटवीन हमने किस तरीके के साथ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, या एक जगह से दूसरी जगह डाटा किस तरीके के साथ सेंड करना है, या एक जगह से दूसरी जगह हमने डाटा जब पास करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और सिंक्रोनाइजेशन का ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों के पास सेलफोन है तो आप लोग ने वहां पर अगर सिंक ऑन किया, सिंक बेसिकली एक ऑप्शन का नाम है, अगर आप लोग वहां पर सिंक का ऑप्शन ऑन करते हैं तो इसका मतलब क्या, आपका मोबाइल सिंक्रोनाइज है। मतलब क्या, आपका डाटा ऑलरेडी किसी ना किसी ड्राइव पर अपलोड हो रहा है। आप लोग कोई एक पिक्चर मोबाइल के ऊपर कैप्चर करते हैं, वो एट द सेम टाइम आपकी ड्राइव पर अपलोड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। मतलब आपका मोबाइल किसी ना किसी ऑनलाइन सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब क्या, आप कोई भी एक चीज मोबाइल के अंदर सेव करते हैं वो ऑनलाइन ड्राइव के ऊपर उसी टाइम चली जाती है। जब आपने नेक्स्ट टाइम अपने डाटा को ऐड करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप लोगों का मोबाइल गुम हो गया है और अब आपने इतने सारे के सारे डाटा को गेट करना है, तो आप दूसरी डिवाइस के ऊपर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप उसको सिंक्रोनाइज करेंगे और ड्राइव से सारा का सारा डाटा आपके सेलफोन में आ जाएगा। इसी तरह जब आप डिलीट करेंगे तो वो दूसरी साइड के ऊपर से भी डिलीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है वो है कंपाइलेशन प्रोसेस, या इसको कंपाइलर प्रोसेस भी कहा जाता है। कंपाइलर प्रोसेस क्या है? कंपाइलर प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम बेसिकली पूरे पूरे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला आ रहा है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम का क्या मतलब है? सोर्स प्रोग्राम का मतलब है कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जिस जो कि बेसिकली आप लोगों की .cpp फाइल क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडिशन का प्रोग्राम लिखा तो उसके अंदर आपने कोई ना कोई कोड राइट किया होगा, तो वो कोड जो होगा बेसिकली वो सोर्स प्रोग्राम होगा। वो कह रहा है जब आप सोर्स प्रोग्राम राइट कर देते हैं तो सोर्स प्रोग्राम सबसे पहले किसके पास जाता है? लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाता है।
लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप है जिसको फर्स्ट फेज कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लेक्सिम्स क्रिएट करते हैं, टोकन्स क्रिएट करते हैं। आप लोग ने ऑलरेडी पिछले एक दो लेक्चर के अंदर लेक्सिम्स और टोकन्स का नाम सुना होगा, मैंने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था। वो कहता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर लेते हैं तो सबसे पहला उसका काम क्या होता है, उसके लेक्सिम्स क्रिएट करना, उसके टोकन्स क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा एक कंडीशन लगाई, इफ ब्रैकेट, उसके अंदर कंडीशन है देन ब्रैकेट क्लोज। अब वो क्या करेगा, हमारा लेक्सिकल एनालाइजर वो आई को गेट करेगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इफ से। तो सबसे पहले वो आई को गेट करेगा और आई को डायरेक्टरी में से सर्च करेगा, कौन सी डायरेक्टरी में से, हमारे कंपाइलर की डायरेक्टरी में से, कि कहाँ कहाँ पर आई एग्जिस्ट कर रहा है। वो सारे सारे वो वर्ड जहां पर जिसके अंदर आई आ रहा है उनको गेट कर लेगा और देन चेक करेगा आई के आगे क्या है, क्या आई के आगे स्पेस है, क्या आई की राइट साइड पे स्पेस है, क्या आई की राइट साइड पे कोई जो है ना नेक्स्ट करेक्टर है। अगर तो वो स्पेस है तो वो उसको स्किप कर देगा और देन आई का टोकन क्रिएट कर देगा। अगर तो आई के आगे स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट करेक्टर है उसको गेट करेगा और उसकी मैचिंग के सारे सारे कीवर्ड्स गेट करेगा। जब उसने उसकी मैचिंग के सारे सारे कीवर्ड गेट कर लिए तो उसको पता चला कि आई के हमारे पास इफ आ गया। अब इफ से मिलते जुलते जितने भी करेक्टर्स होंगे या जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब वर्ड्स को वो क्या करेगा, गेट कर लेगा। जब सारे के सारे उसको वर्ड्स मिल जाएंगे देन वो एफ से आगे अगेन एक स्टेप नेक्स्ट जाएगा और चेक करेगा कि इफ से आगे क्या है। बेसिकली इसको इफ नहीं कहना, हाँ, इसको हमने आई एफ कहना है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है ना कि एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक जाके चेक करना, इसको कहा जाता है लू का हेड। मतलब ये हमारे पास एक करेक्टर है, उस करेक्टर से एक करेक्टर नेक्स्ट मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना या उसके हेड की तरफ मूव करना, उसको कहा जाता है लुक अहेड। मतलब आगे देखना। लुक अहेड का मतलब होता है आगे देखना। इसको हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की जुबान में लू का हेड कहेंगे, लू का हेड। लेकिन इसको पढ़ा जाता है LWKHEAD, लुक अहेड। ठीक है। तो वो कह रहे हैं उससे नेक्स्ट वो आगे देखेगा। अगर तो वहां पर नेक्स्ट कोई करेक्टर है तो वो क्या करेगा, उस इन तीनों को मर्ज करके देन डायरेक्टरी में से सर्च करेगा। अगर तो नेक्स्ट कोई भी करेक्टर नहीं है, डेफिनेटली जब हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो इससे नेक्स्ट हमारे पास कोई करेक्टर नहीं होता, बेसिकली डिफरेंट सिंबल्स आ जाते हैं। तो वो सिंबल्स से मिलता जुलता या डायरेक्टरी के अंदर सर्च करेगा या फिर सिंपल वो कह देगा कि ये बेसिकली क्या है। जैसे ही उसको वो ब्रैकेट मिलेगी, बेसिकली स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, फिर आई एफ और स्टार्टिंग ब्रैकेट से मिलते जुलती चीजें गेट करेगा। अब डेफिनेटली वो गेट करेगा तो उसको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन। वो क्या करेगा, उस कंडीशन का एक हमारे पास क्या करेगा, बेसिकली टोकन क्रिएट कर लेगा। और वो कंडीशन कौन सी होगी, आई एफ की कंडीशन। क्योंकि जो हमारे पास कंपाइलर है उसके अंदर आई एफ के बाद बेसिकली कोई भी करेक्टर नहीं आता। तो बेसिकली हमारे पास सिंबल आता है वहां पर, तो वो क्या करेगा, उस सिंबल को बेसिकली वो, लेट्स सपोज मेरे पास आई एफ और उसके बाद ब्रैकेट आ रही है, तो वो क्या करेगा, आई एफ का भी एक टोकन क्रिएट करेगा और उसके बाद बेसिकली जो सिंबल आ रहा है जिसको हम स्टार्टिंग ब्रैकेट कहेंगे, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, उसका भी एक टोकन क्रिएट कर देगा। दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालाइजर। मतलब क्या, वो लेक्सिम्स क्रिएट करेगा, टोकन्स क्रिएट करेगा और देन उन टोकन्स को एनालाइज करके हमें बताएगा कि ये टोकन किस चीज का है। और इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो y को गेट करेगा तो दिस इज कॉल्ड आईडी, अगर वो 5 को गेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड आईडी। ठीक है, अगर वो प्लस गेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर। अब उसने उन सारे के सारे जितने भी उसने करेक्टर गेट किए, जितने भी वर्ड्स उसने गेट किए, आप वर्ड्स कह सकते हैं, आप स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, आप जो है ना करेक्टर भी कह सकते हैं, करेक्टर अगर हमारे पास सिंगल हो तो, अदरवाइज वो हमारे लिए बेसिकली वर्ड है या फिर स्ट्रिंग है। तो वो कह रहा है सिंटैक्स एनालाइजर। अब वो क्या करेगा, वो कह रहा है जितने भी टोकन्स आ गए, अब वो उन टोकन्स के सिंटैक्स को एनालाइज करेगा। क्या ये सिंटैक्स इफ है तो क्या इफ इज द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर हमने सी प्लस प्लस ली है तो क्या सी प्लस प्लस के अंदर इफ कोई वर्ड है। अब अगर वो वर्ड है तो वो कौन सा है, क्या वो बिल्ट इन है या प्री डिफाइंड है या फिर यूजर डिफाइंड है। मीन क्या उसको यूजर डिफाइन कर रहा है या फिर क्या उसको यूजर डिफाइन कर रहा है या फिर क्या उसको हमारे पास वो प्री डिफाइंड ऑलरेडी
जिसने कंपाइलर बनाया उसकी तरफ से। अच्छा जी, सिंटैक्स एनालाइजर में वो ये करेगा, जिस तरह मैंने अभी बता रहा था कि वो सिंटैक्स को चेक करेगा। अब वो सिंटैक्स सारा का सारा सिंटैक्स लेगा कहाँ से? द क्वेश्चन इज, वो बेसिकली आप लोगों का जो कंपाइलर होगा उसके अंदर हमारे पास टेबल होगा जिसको सिंबल टेबल का नाम दिया जाता है। उस टेबल के अंदर सारे के सारे सिंबल्स पड़े होंगे। कौन से सिंबल्स? जो कि बेसिकली प्री डिफाइंड है। वो क्या करेगा? सिंटैक्स एनालाइजर सिंटैक्स को सिंबल टेबल से गेट करेगा और देन उनको एनालाइज करेगा। अब वो जितना भी सिंटैक्स पड़ा होगा उस वो सिंटैक्स और उसके मीनिंग बेसिकली सिंबल टेबल के अंदर पड़ेंगे। जब सिंटैक्स एनालाइजर उसको एनालाइज कर देगा और एनालाइज करने के बाद वो वापस सिंबल टेबल को दे देगा, और सिंबल टेबल क्या करेगा? सिंबल टेबल के बाद जब उसके पास मीनिंग्स आ जाएंगे तो सिंबल हम सिंटैक्स एनालाइजर के बाद नेक्स्ट मूव कर जाएंगे सिमेंटिक एनालाइजर के पास। अब डेफिनेटली हमने सिंटैक्स एनालाइजर्स के लिए डाटा लिया कहाँ से? सिंबल टेबल से। उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया। एनालाइज करने के बाद हमने वापस सिंबल टेबल को दे दिया। अब सिमेंटिक एनालाइजर आएगा। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। अब सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा? उसी सिंबल टेबल में से उन सिंबल्स के मीनिंग्स को गेट करेगा और मीनिंग्स को गेट करके बताएगा कि ये जो हमने कीवर्ड लिया या फिर ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया या स्ट्रिंग इस्तेमाल किया है, क्या ये इसका मीनिंग वही बनता है जो हम ले रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इफ कंडीशन इस्तेमाल किया तो इफ का मीनिंग क्या है? बेसिकली कंपैरिजन, बेसिकली कंडीशन को चेक करना। तो क्या ये इफ है तो क्या ये कंडीशन का ही काम कर रही है? दिस इज कार्ड वो क्या करेगा? यहाँ से चेक करेगा। अगर तो उसमें कोई मसला है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा? सिमेंटिक एनालाइजर उसको एरर हैंडलर के पास भेज देगा, और एरर हैंडलर क्या करेगा? उसके अंदर जो भी एरर होगा उसको हैंडल करेगा और उसको रिजॉल्व करके वापस सिमेंटिक एनालाइजर को देगा। अब जैसे ही सिमेंटिक एनालाइजर से हमारे पास ये सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसका मीनिंग एनालाइज हो जाएगा, देन वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएगा जिसको इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कहा जाता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या है? आईआर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटर या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं सिमेंटिक एनालाइजर्स के बाद, या सिमेंटिक जिस कोड को एनालाइज कर देता है उसका हम एक कोड क्रिएट करते हैं जिसको इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है। और वो कौन क्रिएट करता है? बेसिकली जनरेटर है, कोड जनरेटर, जो क्या करता है? एक इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करें या रन करें, या आप लोग ऐसा करके भी देख सकते हैं, आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर एक प्रोग्राम लिखें और जब आप उसको कंपाइल या रन करेंगे तो वो क्या करेगा? जब कंपाइल करेंगे तो वो एरर चेकिंग के बाद जब आप उसको रन करेंगे तो आपको तीन तरह की फाइल्स रिटर्न करेगा। एक को डॉट सीपीपी फाइल कहा जाता है, एक को डॉट ओबीजे फाइल कहा जाता है, और एक को डॉट एक्जी फाइल कहा जाता है। अब वो बेसिकली डॉट सीपीपी फाइल आपकी कहाँ कहाँ पर काम कर रही होती है? लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर और सिंटैक्स एनालाइजर। ठीक है, बेसिकली उसका कुछ रोल सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर भी होता है। और जब आप सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम राइट कर देते हो तो वो सारा का सारा किसके अंदर सेव होता है? बेसिकली डॉट सीपीपी फाइल के अंदर सेव होता है, जिसको आप सोर्स फाइल भी कहते हैं। उसके बाद आपको एक सेकंड फाइल रिटर्न की जाती है जो कि सिस्टम रिटर्न करता है, जिसको डॉट ओबीजे फाइल कहा जाता है, और इसको ऑब्जेक्ट फाइल भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जितना भी कोड राइट होता है वो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड होता है। मतलब वो ना तो उसको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसको लो लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है, ना मशीन करती है ना हम करते हैं। बेसिकली वो डिफरेंट कोड क्रिएट होता है, लिखा हुआ होता है, जो उसी को चेंज कर रहा होता है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसी किसको? बेसिकली आप लोगों के हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को। वगैरह हम उसी लैंग्वेज की क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कोड राइट कर देते हैं जनरेटर के थ्रू। अब जो कोड राइट हो गया, हम अब उस कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं कि ये कोड बहुत लंबा है, ये 50 लाइनों का है या 100 लाइनों का है। तो डेफिनेटली जब ये कंपाइल होगा या रन होगा तो सिस्टम कंपाइलर इसको रीड करेगा। जब रीड करेगा तो वन बाय वन लाइन को काउंट करके रीड कर रहा होता है। अगर 100 लाइन है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्या करें, उस कोड में से जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अननेसेसरी लाइंस ऑफ कोड है, उसको हम निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया इंट स्पेस ए। अब स्पेस क्या है? बेसिकली स्पेस को जब हमने स्टोर करना है तो वो कोई ना कोई तो मेमोरी लेगा। जब हम उसका इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करेंगे तब भी वो कोई ना कोई मेमोरी लेगा। तो हम क्या करेंगे? कोड ऑप्टिमाइजर के थ्रू इसकी स्पेस को आउट कर देंगे।
बाहर निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। इसी तरह हम अपने पूरे पूरे कोड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिनकी ज़रूरत नहीं है हम क्या करेंगे, उनको बाहर निकाल देंगे अपने कोड से और ऑप्टिमाइज कर देंगे। और ऑप्टिमाइज करने के बाद हम अगेन उसका कोड क्रिएट करेंगे। और अगर अगेन कोड क्रिएट किया और वो भी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है या काबिल एक्सेप्टेबल नहीं है, हम क्या करेंगे, अगेन उसके ऊपर कोड ऑप्टिमाइजर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये हम कोड ऑप्टिमाइजर का प्रोसेस तब तक इम्प्लीमेंट करते रहेंगे जब तक कि हमारा कोड फुली ऑप्टिमाइज नहीं हो जाता। तो इसके बाद दिस इज अ कंपाइलर प्रोसेस। ये बेसिकली कंपाइलर का प्रोसेस था। ये डिफरेंट फेजेस थे कंपाइलर के। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, दो तरह के फेजेस हैं, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो हमने कुछ चीज़ें रिवाइज की हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस को भी और रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम को भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना बाकी जो स्टेप्स हैं लेक्सिकल एनालाइजर से हम इसको ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।